चाहे अपने पास 10 लाख का बजट हो, 20 का हो, 50 का हो, आपको स्टार्ट 2 या 3 पशु लाओ, 4 महीने उनको सिर्फ आपको अकेले को मेंटेन करना है। आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पैसा लेके आऊं और डेयरी फार्म से भरपूर पैसा कमाऊं, ऐसा नहीं होगा। पैसे के साथ में आपको एक्सपीरियंस, ग्राउंड रियलिटी सब कुछ ध्यान होना चाहिए। काव लेना, दूध निकालना, बेच देना, ब्रीडिंग के ऊपर काम नहीं करना, ये नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म में। छोटे कैपिटल से घुसने की गलती मत करना कि 50,000 के साथ घुस जाऊंगा, 1 लाख से घुस जाऊंगा और 1 साल में 2-3 लाख कमा लूंगा। आपको एक अच्छा सेटअप बना के घुसना है। तो 2 गाय से मंथली कितना प्रॉफिट ले पाएंगे? क्या हम उसी प्रॉफिट को हम जोड़ के 6 महीने बाद एक और गाय ऐड कर सकते? समथिंग अगर मैं बात करूं तो 25,000 का रेवेन्यू हो रहा है। 60% 65% अपना खर्चे में जा रहा है, तो अपना उसके अंदर से मान के चलो आप 12,000 रुपए प्रॉफिट है। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 2 गायों का डेयरी फार्म। जी हाँ किसान भाइयों, ये जो आप डेयरी फार्म देख रहे हैं, ये लगभग 1 से 1.5 महीने पहले शुरुआत हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप एक नया डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक नया डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो उसमें कितनी लागत आने वाली है, इसके साथ ही आप 2 गायों के डेयरी फार्म से कितनी इनकम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस फार्म के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में, और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आपने अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए कि फार्म की लोकेशन कहाँ है, फार्म कहाँ है, उसके बारे में। जी, तो मेरा नाम अर्पित पाटीदार है। बरबड़िया एमपी से हम अपना डेयरी फार्म ऑपरेट करते हैं। भैया का नाम सौरभ पाटीदार है, दोनों भाई हैं। और हमारा ये सपना है कि हमारे इस फार्म को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक हाईटेक फार्म बनाया जाए, जिससे कि जो नवयुवक इस फील्ड में आ रहे हैं उनको ये जानकारी हो कि यार कम लेबर के साथ भी अच्छा और इफेक्टिव काम किया जा सकता है। जी, तो सबसे पहले तो हम दूसरी चीज़ों के बारे में जाने, डेयरी फार्म के बारे में जाने। उससे पहले थोड़ा सा आप अपना जो बैकग्राउंड है जी एजुकेशन का है, इससे पहले आप क्या करते थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि जैसे हम युवा जो भी है आजकल जब भी एग्रीकल्चर में आते हैं तो लोगों का यही होता है, फैमिली वाले हो गए, पड़ोसी हो गए, गाँव वाले हो गए, तो कि भैया आप एग्रीकल्चर में क्यों आ रहे हैं, आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। तो सीबीएसई स्कूल से, एक ही स्कूल से और एक ही क्लासरूम से हम दोनों ने पढ़ाई की है, और बचपन से एक अच्छे वेल मेंटेन स्कूल से हम दोनों ने एजुकेशन ली थी। उसके बाद में हमारा ये था कि हमारी हॉबी थी कि स्पोर्ट्स में जाना है, तो हमने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाया। स्पोर्ट्स में हम गए, हमने भोपाल से ग्रेजुएशन की और वहाँ पर हम दोनों ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ खेली है और हमारी यूनिवर्सिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था। काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ पर एक समस्या ये आती है कि जब तक आप टॉप 1% में नहीं आते हो तब तक आपके पास में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता स्पोर्ट्स में, क्योंकि गवर्नमेंट या आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको तब सपोर्ट करती है जब आप टॉप 1 में होते हो। और कहीं ना कहीं हमको अपनी काबिलियत पे भी लगा कि यार हम उतना अच्छा नहीं खेल रहे जितना हमारे कंपटीटर्स खेल रहे हैं, तो हमने कहा कि ये हमारा एरिया नहीं हो सकता है जहाँ पे हमको पूरा लाइफ निकालना है। तो हमने फिर शिफ्ट किया कि हमने कि यार जहाँ पे अपना मन लगता है और जहाँ पर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है हमको वो काम करना है। तो उसके बाद में हमने सोचा, हमने एक कॉलेज ड्रॉप आउट लिया और हमने 1 साल का जो है गैप लिया। उसमें हमने एक्सप्लोर किया, भाई ने अपना एक्सप्लोर किया, मैंने अपना किया। उसके बाद हमने फोटोग्राफी में भी काम किया, तो फोटोग्राफी अच्छा चलने के बाद में वो भैया को दे दिया काम। भैया काफ़ी अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने सोचा कि यार हम जहाँ से निकले हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, कुछ तो मिलेगा। फिर हमने देखा कि यार किसानी में पिताजी लोग लगे हुए थे और उनका ये बोलना था कि हम इतने साल से कर रहे हैं, यहाँ पर इतना मार्जिन नहीं बनता है और वो एक बहुत बड़ा फील्ड है खेलने के लिए। तो हमने सोचा कि कुछ छोटा और पर्टिकुलर पकड़ें और उसको टॉप 1 में लेके जाए, उसको बेस्ट लेवल तक लेके जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो घूमा फिरा तो देखा कि हमारे यहाँ पर पिछली कितनी पुश्तों से पशुपालन चलता है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारे पास वीडियोस आते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास अच्छा शेड है, उनके पास अच्छी सुविधा है, हमारे पास क्यों नहीं है कुछ भी। तो हमने सोचा कि पशुपालन में कुछ अच्छा किया जाए, कुछ अच्छा रेनोवेशन लाया जाए। उसके बाद में हमने फार्म्स विजिट किए। हमारे एमपी से राजस्थान भी पास पड़ता है, हमने राजस्थान के फार्म्स विजिट किए। एमपी में काफ़ी सारे दोस्त हैं, कहीं पर हमने देखा कि कोई चाफ कटर से कुट्टी कर रहा है, कहीं पे देखा कि क्या कर रहा है, तो वो हमने सोचा कि कुछ अच्छा करना है इस फील्ड में। तो हमारा दोनों का ये सपना था कि हमको एक हाईटेक डेयरी फार्म बनाना है, कम लेबर के साथ एक बेस्ट क्वालिटी काम लोगों को करके दिखाना है। उनको ये बताना है कि युवा लोग भी जॉब को अगर एक छोटा महत्व दे और एक खुद को सोचे और खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और थोड़ा सोचे खुद के लिए कि यार हम कुछ कर सकते हैं, तो आप खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो और आप आपकी अच्छी क्वालिटी पहचानो और उसके बाद आप जो भी आप बेस्ट कर सकते हो उसमें आप उतरो। महीना, 2 महीना, 4 महीना हो सकता है, आपको 1 साल लगेगा, लेकिन अगर रिजल्ट आएगा तो आप उसके साथ में एक अच्छा कंफर्टेबल जीवन जी सकते हो। जी। तो अब जैसे ये चीज़ तो जानिए, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे डेयरी फार्मिंग में आप आए, डेयरी फार्मिंग को आपने सेलेक्ट किया कि भाई अब मुझे डेयरी फार्मिंग में काम करना है। तो आज का जैसे हमारा वीडियो का यही मोटिव है कि कोई भी किसान
यूट्यूब पे वीडियो देखता है तो उसको ये दिखाया जाता है, हमारे भी काफ़ी सारे वीडियो हैं जी, जिसमें हम ये बताते हैं कि आप इस डेयरी फार्मिंग से इतना पैसा कमा सकते हैं, मंथली इतनी इनकम हो जाती है। लेकिन मेन चीज़ है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, जी, कितने जानवरों से शुरुआत करनी चाहिए, हमारा स्टार्टिंग सेटअप कैसा होना चाहिए, तो वही आप हमें आज के इस वीडियो में दिखाइए कि आपने शुरुआत कैसे की, कौन कौन सा सेटअप है, कौन कौन सी मशीनरी है, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखना चाहेंगे। ओके, सो पहले बता देता हूँ शुरुआत। तो सबसे पहले डेयरी फार्मिंग में आने से पहले बेसिक ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको पशु कैसे सिलेक्ट करने हैं। पहली चीज़ आपको भैंस में करना है या गाय में करना है। अगर हमारे जैसे आपके ऑडियंस में किसी को भैंस से करना होगा, किसी को गाय से करना होगा। भैंस से करने के लिए पहली चीज़ की भैंस दूध देती है, 1 साल दूध देगी, हो सकता है 8 महीने 9 महीने बंद रहेगी, उसके बाद फिर वो 1 साल दूध देगी। उसके बेनिफिट्स भी है कि भैंस का दूध अच्छी रेट में बिकता है और इजीली आपको गाय के दूध से 15 रुपये 17 रुपये ज़्यादा ही बिकेगा वो। उसके बाद में ये बात है कि उसका भैंस का थोड़ा दूध कम होता है और मेंटेनेंस भी भैंस का थोड़ा कम होता है। और गाय से आपको शुरुआत करनी है तो गाय में क्या है, गाय 1 साल दूध देगी, उसका 2 महीने 2.5 महीने जितना भी आप चाहोगे, 2 महीने हम 2 महीने ट्राई करके सोच के चल रहे तो 2 महीने वो ड्राई पीरियड पे रहेगी। उसके बाद उसका बच्चा होगा तो आपको 15-20 दिन वो मान लो कि हाँ 15-20 दिन में उसका बच्चा भरपूर दूध पिएगा, सब कुछ होगा। तो 3 महीने आप मैक्स लेके चलो, तो 12 महीने आपने मिल्किंग लिया, मान लो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 12 महीने मिल्किंग लिया, फिर 3 महीने बंद हुआ, आपका फिर 12 महीने रेडी है। उसमें प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आप 1 साल में 1 बच्चा ले सकते हो जी। और भैंस में ये हो जाता है कि 1 साल आपने मिल्किंग लिया, 1 साल उसके बाद में बच्चा हुआ, उसके बाद वो 1 साल बंद रहता है, उसके बाद फिर बच्चा, तो एक साल हम ब्रीडिंग में भी पीछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम जैसे और शुरुआत की आपने पूछा तो शुरुआत अपने को चाहे अपने पास 10 लाख का बजट हो, 20 का हो, 50 का हो, कितने का भी हो बजट, आपको स्टार्ट अगर गायों से करना है या भैंसों से करना है 2 या 3 पशु लाओ, 4 महीने उनको सिर्फ आपको अकेले को मेंटेन करना है। चाहे फ्यूचर में आपके पास पैसा हो, आप लेबर रखना चाहते हो, फिर भी 4 महीने में आपको बोलता हूँ कि आप खुद का फार्म खुद एक बार करके देखो कि अगर किसी दिन चारों लेबर एब्सेंट हो गए तो क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या किसी दिन एक लेबर नहीं आया तो मैं कर पाऊंगा क्या। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ घर पे और वहाँ पे मेरे फार्म पे क्या काम चल रहा है, किस टाइम पे चल रहा है, मेरे को पता होना चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पैसा लेके आऊँ और डेयरी फार्म से भरपूर पैसा कमाऊँ, ऐसा नहीं होगा। पैसे के साथ में आपको एक्सपीरियंस, ग्राउंड रियलिटी सब कुछ ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं अपने किसान भाइयों को हमेशा यही कहता आया हूँ, हम जैसे कोई भी बड़ा फार्म दिखाते हैं तो हम स्टार्टिंग यही कहते हैं कि आप जैसे भी डेयरी फार्म स्टार्ट करें, चाहे गायों से करें चाहे भैंसों से करें, आप 2 पशुओं से 3 पशुओं से मैक्सिमम 4 पशुओं से स्टार्ट करें। चाहे आपके पास में 10 लाख का बजट है, 15 लाख का बजट हो या फिर 20 लाख का बजट हो, आप 6 महीने उसमें दोगे तभी जाकर आप सक्सेस हो पाओगे। भैया ने ये काफी अच्छी बात की और मैं हर वीडियो में अपने यही कहता हूँ डेयरी फार्म के वीडियो में कि अगर आपको डेयरी फार्मिंग में सक्सेस होना है तो आप 2 पशु 3 पशुओं के स्टार्टिंग करके ही सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपने 10 पशु 15 पशु एक साथ में लेके आ गए तो आप सक्सेस उसमें नहीं हो सकते। अब हम शुरुआत करते हैं कि डेयरी फार्म का हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपके पास में अभी गायें कितनी है, कितनी गायों से आपने शुरुआत किया, वो थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। अपने पास अभी 3 गायें हैं, एक घर की गाय है जिसको कि पहले घर पे थी उसको यहाँ शिफ्ट किया है, और 2 गाय से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि 2 पशु हमने सोचा कि 2 पशु लेके आए और अच्छे लेके आए, अच्छी ब्रीडिंग करें और उनका अच्छे से ख्याल रखें। जब हमारे पास 3 महीने 4 महीने पूरे हो जाएंगे तब हम पशु बढ़ाएंगे। ठीक है, ये अपनी शुरुआत है। ओके जी। तो अभी जैसे मैं गायों के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि मेन चीज़ हमने बताई कि हमें 2 से 3 गायों से शुरुआत करनी है। जी सर। तो गायों की हम सिलेक्शन कैसे किया आपने, कैसे गायों को लेके आए, क्या चीज़ें देखी, वो थोड़ा सा मेरे को आप गायों के बारे में बताइए। गायों का सिलेक्शन एक काफ़ी सिंपल और सबसे इजी मेथड से किया कि पिछली गर्मी हमने नोट किया कि हमारे यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है। ठीक है। तो पिछले साल हमने नोट किया हमारा टेम्परेचर 44 डिग्री तक गया। अभी 44 डिग्री यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जब गर्मी होगी तो हो सकता है हम फोगर लगा दे, यहाँ पर अच्छे एग्जॉस्ट फैन लगा दे, उसके बाद भी टेम्परेचर 10 डिग्री गिर जाएगा। लेकिन 33 डिग्री सेल्सियस में भी इनको कम से कम सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, एक अच्छी ब्रीड चाहिए। अभी ये HF क्रॉस ब्रीड की है दोनों का। अब दोनों गाय HF क्रॉस ब्रीड के होने का क्या फर्क पड़ता है, जैसे ये HF क्रॉस, अभी मैं ओरिजिनल HF लेके आता प्योर HF जो अपन पंजाब के लिए फेमस है, उनका सर्वाइवल ऐसा होता है कि 30 डिग्री 35 डिग्री मैक्सिमम, जो कि नेचुरल, उसके बाद हम कम करना है वो बहुत अलग चीज़ है। उनके बाद में यहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियाँ जो कि अपना फार्म अपन हर 6-7 दिन में सैनिटाइज करते हैं, अच्छी मेडिकेशन करते हैं, लेकिन जो मच्छर मक्खी उड़ के आते हैं उनका कोई कुछ नहीं होता है। वो किसी खराब फार्म से आएंगे, उड़ के यहाँ पर आके बैठेंगे तो बीमारी यहाँ स्प्रेड होगी। एक अच्छी ब्रीड जिसमें कि
मेडिकेशन या फिर जो भी बीमारी हो जिसका मेडिकेशन हम अच्छे से कर पाए। गाय सिलेक्शन के बाद में मेन चीज़ होती है कि हम अपना जो शेड बना रहे हैं, शेड का आपका एरिया कितना है, कितना एरिया आपने लिया है, क्योंकि जैसे अभी आपने स्टार्टिंग 3 गायों से किया है, तो हमें आगे भी जाना होगा, हमें गायें बढ़ानी होगी, तो वो किस तरीके से प्लानिंग की आपने, वो कैसे, उसके बारे में आप थोड़ा सा। हमारा ये था कि 10 पशु का फार्म बनाना है, तो 10 पशु के लिए हमने ये शेड जो बनवाया था ये 24 बाय 60 का शेड है, ठीक है। लेकिन जो डेयरी फार्म के सिर्फ जो शेड, ये कुंडी वगैरह और बच्चों और गायों को बांधने के लिए जो जगह एक्वायर की है वो 24 बाय 30 की है। बाकी साइड में कुछ सामान पड़ा है जो हमारे घर यूज़ के लिए, और सिर्फ एक चाफ कटर रखा हुआ है उधर, इतना सही। और आगे से जो है 14 है, 14 फीट, और ऊपर 14 फीट है आगे से, और पीछे से 15 फीट है, क्योंकि ये 1 फीट जो है वेंटिलेशन के लिए, गर्मी में कभी भी हवा क्रॉस हो जाएगी तो समस्या नहीं आएगी अपने। ठीक है, तो ये शेड हो गया। शेड के बाद में जैसे आपने नीचे कंक्रीट वगैरह की जी, तो नीचे आपने सरफेस कैसे बनाए हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। ये जो फर्श है ये अपन ने डीपीसी करवाई है, और डीपीसी करवाने का ये मेन कारण है कि नीचे एक सॉलिड बेस होगा, तो उसके ऊपर अपन ये जो है आराम से एक मेटी डाल सकते हैं, उसके ऊपर पशु आराम से खड़े हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ साफ सफाई और कीड़े ना लगना, क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और साफ सफाई आराम से हो जाती है। और ये क्या है, डीपीसी में एक सबसे बेटर चीज़ ये होती है कि डीपीसी को स्लोपिंग करना ईजी हो जाता है। जैसे डीपीसी का हार्ड सर्फेस है, तो इसको गौमूत्र के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अपन आराम से एक शेप में डाल सकते हैं। इसको स्लोप दिया हुआ है, तो इसको इधर स्लोपिंग कर दी तो ये सारा गौमूत्र इधर से चला जाता है, और उधर से इधर स्लोपिंग कर दी तो उधर का सारा गौमूत्र बह के इधर आ जाता है, और यहाँ से एग्जिट है तो बाहर निकल जाता है। ये सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया फ्लोरिंग है। ओके, ये इसमें सफाई की भी 2 चीज़ें होगी। सफाई, अगर हम इसको धोते भी हैं, इनका जो यूरिन निकलता है वो आसानी से बाहर निकलेगा, और सफाई के लिए हम जो पानी निकालेंगे वो भी यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें 2 तरीके से आपने डाल दिया है, एक तो इस तरीके से हमने यहाँ से दिया है, ठीक है, तो गायों का जो यूरिन है वो इस साइड पे निकलता है, और दूसरा जो है आपने जो नाली यहाँ पर बनाई है, ठीक है, तो इस नाली को आपने उस साइड से ऊपर रखा है और इस साइड से नीचे रखा है, तो ये यहाँ से नीचे बाहर जो एग्जिट है, हाँ, यहाँ से एग्जिट है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये किया है। अब जैसे आपने यहाँ पे ये कुछ होल बना रखे हैं, तो ये किस लिए है वो थोड़ा? ये होल हमने फ्यूचर पर्पस के लिए हिसाब से डाले। अभी क्यों है कि पूरी कैपेसिटी पे फार्म नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ हाफ से भी कम कैपेसिटी पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब गाय बढ़ाएंगे, जब 10 पशु हमारे फार्म पे हो जाएंगे, तो उनको क्या है कि जैसे कोई बड़ा पशु है, कोई छोटा है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, उन सबको एक अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए। अगर एक गाय को मैं यहाँ बांधूंगा और दूसरे को यहाँ बांधूंगा, तो उसको हो सकता है कि वो इधर जाके उसको मार सकती है, या वो आराम से बैठी है तो उसके ऊपर चढ़ सकती है, कुछ भी XYZ हो सकता है। अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक पोलिंग कर सकते हैं, यहाँ से एक पोल किया और एक यू पोल लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी गाय को अपना स्पेस मिल गया, उसकी एक कुंडी यहाँ से वो खाना खाएगी, एक यहाँ से खाएगी, उसका ये पानी है, उसको सारा सर्वाइवल यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और दिन में उसको खुला छोड़ देते हैं बाहर इस तरफ, या फिर पीछे हमारा काम चल रहा है वहां पर, तो वो आराम से उसका खाना खाएगी, और यहाँ पे भी किसी को परेशानी नहीं होगी, अपनी स्पेस में, वो सब अपनी स्पेस में, ठीक है जी। तो अभी जैसे एक गाय के लिए अगर हमें इस एरिया की बात करें जी, तो इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, वो अगर आप थोड़ा सा अगर बता सके एक नॉर्मल। तो 9 फीट यहाँ से बंधाई से 9 फीट हमने जो है लंबाई ली है, ठीक है, और चौड़ाई 5 फीट की ली है, 5 फीट, ठीक है। 9 बाई 5 का जो एरिया है एक गाय के लिए हमें चाहिए जी। अब दूसरी चीज आती है कि हम यहाँ पर जो नाल बनाते हैं उनका खाने के लिए और पानी के लिए जो अपना सिस्टम बनाया, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, ये कैसे बनाया? नाल का ये था कि ये यहाँ पे एक कच्ची जमीन थी, तो सबसे पहले हमने खुदवाया उसको, 2-2.5 फीट खुदवाया। 2-2.5 फीट खुदवाने के ऊपर उसके सबसे पहले एक जो पत्थर आते हैं अपने, जो पत्थर हार्ड पत्थर होते हैं, उनकी एक लेयरिंग की पहले नीचे, उसके ऊपर थोड़ी रेती डाली, उसको समतल किया ताकि बेस हार्ड हो जाए। ये बनाने के ऊपर जमीन नीचे नहीं बैठेगी, ठीक है, ये हार्ड लेयरिंग के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद में ईंटों से इसका कंस्ट्रक्शन किया, और नीचे पट्टियां लगाई हुई है, पट्टी के ऊपर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये जब रो बन गया था, मैं एक वीडियो क्लिप भी चला दूंगा साथ में, ये जब रो बन रहा था उसके बाद इसको पूरा इसको बनवाया, उसके बाद इसकी जो है वो आता है क्रशर, उससे इसकी सफाई की ताकि ये निकले नहीं, ठीक है, ये जो है सीमेंट वगैरह ये सब निकले नहीं। उसके बाद ताकि ये जब पशु कुछ खाता है तो ये उसके मुंह में जा सकता है, तो सबसे पहले इसकी घिसाई की, इस प्लास्टर को सैंड पेपर से साफ जी, उसकी घिसाई की है ताकि कुछ भी खाए तो उसको चुभे ना, उसको घिसे ना, ठीक है। उसके बाद में इसकी हमने पूरी हार्ड चूने से पुताई की है। सिर्फ चूना इसलिए लिया, कलर और दूसरी चीज इसलिए नहीं ली क्योंकि चूना मान लो गीला हो जाता है कभी बारिश की वजह से या पानी पीने की वजह से, यहाँ पर अगर पानी गिर जाता है और इसको चाट भी लेती है ना, तो चूने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम हो सकता है पानी की वजह से उसके अंदर कैल्शियम चला जाएगा, लेकिन इसकी जगह हम कलर इस्तेमाल करते हैं या कुछ और चीज तो उसको दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी जैसे हम इसके अगर चौड़ाई लंबाई की बात करें तो ये कितना, जैसे ये तो 5 फीट हो गया, हाँ। ये अपने 2 हो गए, तो लगभग ये 2.5 फीट का ही हो गया, हाँ। तो ये इसकी चौड़ाई कितनी होगी अभी?
इसकी चौड़ाई ये लगभग 1.5 फीट के आसपास ही होगा। हाँ, 1.5 से 2 फीट के आसपास। 1.5 से 2 फीट की है ये चौड़ाई। ठीक है। और सेम इतना ही उधर उस साइड भी साइड पे जी। तो दोनों साइड पे मतलब 2 गायें बन जाएंगी। हाँ। फेस टू फेस में ये हो सकता गया है जी। ठीक है, तो ये चीजें हुई। अब इसके साथ में जैसे ये तो अपना खाना डालने के लिए हो गया, इसमें हम जो भी चारा इनका देते हैं उसके लिए। अब एक चीज जैसे आप बताया कि हम ये जो फार्म डेवलप कर रहे हैं ये ऑटोमेशन के लिए बना रहे हैं जी। तो ये जो पानी आपने पिलाने के लिए यहाँ सिस्टम बनाया है, ये कैसा सिस्टम है, किस तरीके से ये काम करता है, उसके बारे में भी ये ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम हम जिसको बोलते हैं जी। और ये सबसे ज़्यादा अभी वायरल हो रहा है क्योंकि सभी लोग आजकल ऑटोमेट करना चाहते हैं पानी को, क्योंकि गाय दिन में 3 से 4 से 5 कितनी बार पानी पी सकती है जी। तो हमने इसका सोल्यूशन और काफ़ी जगह सोच विचार किया। हमारे एरिया में ये इतना ज़्यादा नहीं है पॉपुलर, तो हमने इसको लगवाया। इसको लगवाने का कारण पानी अनलिमिटेड सप्लाई होती है, फुल टैंकर भरा हुआ देता है, जिस पशु को जितना पानी चाहिए वो उतना पी लेता ठीक है। है। अब इसको बनवाया कैसे, तो इसके लिए हमने क्या है, सबसे पहले इसकी एक लेयरिंग की। ठीक है। इसको बाहर से बनवाया, लोग यहाँ पर भी बनवाते हैं, यहाँ पर भी बनवाते हैं, लेकिन उसका दिक्कत क्या होती है कि जब वो खाना खाता है, जब वो खाना खा के पशु यहाँ से पानी पिएगा तो वो खाने में गिरता है, फिर वो सड़ता है, खराब हो जाता है। सुबह अगर डालेंगे तो शाम तक उसमें बदबू आने लगेगी, हो सकता है फंगस लग जाए। ठीक है। बाहर होने का कारण ये खाना खाएगा, पानी पिएगा पशु, तो यहाँ से पानी पिएगा, गिराएगा, नीचे गिरा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और उसके ये इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद में यहाँ से एक पूरी पाइपलाइन डाली है। ठीक है। मेन लाइन डाली, मेन लाइन से इधर भी, इस तरफ भी पाइपलाइन डाली है और इस तरफ भी पाइपलाइन डाली। ठीक है। उस पाइपलाइन से पाइप ऊपर निकाला है और यहाँ पर एक टप लगा है, ये प्लास्टिक का टप। ठीक है। ये प्लम्बर भैया का सारा काम है। उसके बाद में वहाँ पर हमने वॉल लगाया है, वहाँ पर चल के मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। ये एक 500 लीटर का टैंक है जी। इसके अंदर हम डेली इसको 2 दिन में, हर 2 दिन में फिल करते हैं जी। और हफ्ते में इसकी एक बार सफाई होती है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जो पानी है वो यहाँ पर एक वॉल लगा हुआ है जी। ये वॉल लगा हुआ है जी। ये वॉल बंद रहता है तो यहाँ पर सप्लाई नहीं होगा पानी जी। जैसे ही हमने इस वॉल को ऑन किया, यहाँ पर सप्लाई ऑन हो गई। ठीक है। अभी जैसे ये बलून सिस्टम बोलते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे ही इस बलून सिस्टम को हम नीचे करेंगे पानी आएगा। ठीक है। ये नॉर्मल इस वाले पानी को और इस बलून सिस्टम को लेवल करना बोलते हैं। यहाँ से हमने लेवल किया हुआ है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस टब के थ्रू ये पाइपलाइन हमने डाली हुई है। ये पाइपलाइन यहाँ से नीचे जा रही है और यहाँ नीचे से ये दोनों तरफ पाइपलाइन है। यहाँ से भी पाइपलाइन है और यहाँ से भी, दोनों तरफ पानी सप्लाई होता है। तो ये जो अपना टब लगा हुआ है, इसका पानी का जो लेवल है और उस टब का जो पानी का लेवल है वो सेम है। जैसे यहाँ से पानी खाली होगा, वहां से वो वॉल नीचे जाएगा और अपना पानी ऑटोमेटिक वहां से भर के इस लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है। तो ये पानी का मतलब सिस्टम हो गया। हाँ। तो इससे एक फायदे क्या क्या होते हैं? जैसे एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि जब पशु को मतलब मर्जी हो गई कि मुझे अपना पानी पीना है तो वो पानी पी सकता है। ठीक है। और क्या इसके फायदे मिलते हैं? जैसे साफ सफाई का क्या इसमें सिस्टम होता है, उनके बारे में बात थोड़ा। तो जब यहाँ पर गंदगी जमा हो जाती है तो बाहर से हम दोनों वॉल खोल देते हैं और ये वाला वॉल बंद कर देते हैं, तो सप्लाई खत्म हो जाती है पानी की। उसके बाद में एक साफ कपड़े से सबसे पहले सारा कचरा निकाल लिया जाता है और एक क्लीन कपड़ा मार के इसको वापस साफ कर दिया जाता है। सभी को एक साथ एक ही दिन साफ कर दिया जाता है और फिर से वो दोनों एग्जिट वाले वॉल बंद करके इसको चला देते हैं, तो वापस पानी आ जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हुई, जैसे अपना स्ट्रक्चर वगैरह ये चीज़ें हुई जी। अब मेन चीज़ एक, जैसे आपने बताया कि हम इस फार्म को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं जी। तो इसमें आपने इसको फार्म को ऑटोमेशन के लिए क्या क्या चीज़ें, आपने कौन कौन सी मशीनरी यूज़ की है, कैसे आप इसको ऑटोमेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा आप मुझे समझाइए। फार्म के ऑटोमेशन के लिए बेसिक चीज़ होती है जहाँ पर इंसान की मेहनत लगती है, जैसे पानी पिलाने में, तो पानी का ये ऑटोमेशन किया है। उसके बाद मिल्किंग करने में, क्योंकि हाथ से मैनुअल मिल्किंग करते तो बहुत समय लगता है और बहुत लेबर लगती है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है मिल्किंग मशीन। मिल्किंग मशीन का वो सिस्टम वो लगाया हुआ है और वो ऊपर मिल्किंग मशीन लगाई हुई है। मिल्किंग मशीन के थ्रू एक तो पशु का दूध जो है आसानी से निकलता है, उसके बाद में काफ़ी सफाई से निकलता है, गंदे हाथ की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं, आप आराम से मशीन लगाओ और 5 से 7, 8, 10 मिनट के अंदर दूध आराम से निकल जाता है। अभी लाइव मिल्किंग करके भी आपको दिखा देंगे, यानी हाइजीन पूरा बना रहता है। जी। और ऑटोमेशन की यार आपको हरा चारा डेली डालना पड़ेगा, आप रॉ मटेरियल में नहीं डाल सकते, आपको एक फाइन कटिंग डालनी पड़ेगी। कटिंग के लिए चाफ कटर लगाया हुआ है जो कि आराम से सुबह और शाम की कुट्टी हम करके फिर पशुओं को डाल देते हैं, एकदम आराम से मिक्सिंग करके। ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन किया हुआ है और काफ़ी कम टाइम में काफ़ी सारा काम निपट जाता है। ठीक है जी। तो अब जैसे ये तो सारी चीज़ें आपने बताई है, अब एक मेन चीज़ आती है कि हम कोई भी डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, तो उसमें जब तक हमें उसकी बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी कि हम बेसिक किन किन चीज़ों का ध्यान रख के हम स्टार्टिंग करें, तो आपने जब स्टार्ट किया या फिर कोई चाहता है कि मुझे स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए हमें मेन क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आपने कैसे किया, वो थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट में जानना चाहूँगा। हाँ भाई, हमने स्टार्ट में ये करके इस तरीके से हम एक फार्म को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो सबसे पहले हमने बहुत सारे फार्म्स विजिट किए, वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली।
वेरियस अलग अलग फार्म से अलग अलग चीज़ सीखी हमने। उसके बाद में एक अच्छा डॉक्टर से मिलना और उसके साथ बातचीत करना ताकि ब्रीड सिलेक्शन और बीमारी पहचानने में हमको दिक्कत ना हो। तीसरी चीज़ अपने पास में कि अच्छे सेलर से अच्छी काऊ परचेस करना, चाहे पैसा कुछ ऊपर नीचे हो जाए लेकिन एक वेरीफाइड सेलर होना चाहिए जिससे आप परचेस कर रहे हो। ठीक है। चौथा चीज़ हाइजीन आपको मेंटेन करना है। जब आप मिल्किंग सुबह से गंदा हुआ शाम को आपको सफाई करके मिल्किंग करनी है। पांचवी चीज़ बेसिक मेडिकेशन और टूल्स आपके पास में होने चाहिए जो कि फार्म पे हमेशा होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेनली ध्यान रखनी पड़ेगी। जी। तो एक जो नया डेयरी फार्मर होता है जी, या फिर कोई भी डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहा है जी, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे माइनस में जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको वो ध्यान नहीं रखता है तो मतलब अधिकतर डेयरी फार्म बंद होने की कगार पर आ जाते हैं। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे आपने स्टार्ट किया तो किन चीज़ों को मतलब ज़्यादा हाईलाइट रख के किया कि भाई हाँ ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए फार्म में, उसके बारे में। सबसे मेन चीज़ तो कि सही ब्रीड सिलेक्ट करना, सही एरिया के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, आपके टेम्परेचर के हिसाब से बेस्ट ब्रीड सिलेक्ट करो। दूसरी चीज़ काव लेना, दूध निकालना, बेच देना, ब्रीडिंग के ऊपर काम नहीं करना, ये नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म में। तीसरी चीज़ अच्छा मार्केट ढूंढ के आपका मिल्क सेल करना। और चौथी चीज़ बाय प्रोडक्ट में ना घुसना। गोबर निकल रहा है तो उसको वेस्ट मटेरियल समझ के बेच देना, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी लॉन्ग टर्म में, आपको बाय प्रोडक्ट में घुसना पड़ेगा। और पाँचवीं चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हाइजीन बेस्ट चीज़ है। अगर हाइजीन मेंटेन किया आपने तो कई समस्या नहीं होगी, कोई भी चीज़ की सफाई रखना है। तो अब जैसे हमने ये सारी चीज़ें जानी, एक चीज़ मेन आती है कि जैसे अभी आप अपने डेयरी फार्म को रन कर रहे हैं तो आपका डेली का शेड्यूल क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक आप किन किन चीज़ों का काम करते हैं, कैसे इस फार्म को मेंटेन करते हैं जिससे कि हम इसको आगे बढ़ा सकें, तो वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। तो हम दोनों भाई मिलके काम करते हैं। तो सुबह हम 5:30 बजे उठ जाते हैं। 5:30 बजे उठने के बाद अपना आराम से यहाँ पर आते हैं, अपना हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह किया। 6 बजे हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। 6 बजे हमने काम डिवाइड किया हुआ है तो 6 बजे जितना भी वेस्ट होता है ये सारा गोबर वगैरह जो है मैं साफ़ करता हूँ और ये खींच देता हूँ, सारा साफ़ करके अपना डाल देता हूँ स्टोरेज में। ठीक है। और भाई तब तक होता है तो वो यहाँ पर जो शुक्ला होता है, जो हम ड्राई पाउडर होता है, ये ड्राई पाउडर को पानी के साथ मिक्स करके उसको एक अच्छा बना देता है। और उसके बाद जो फीड हम रात को गला के रखते हैं वो फीड मिक्स करके कंप्लीट कर देता है। ठीक है। उसके बाद में हम मशीन रेडी करते हैं, सफाई कंप्लीट हो जाती है तो मशीन रेडी कर देते हैं। एक बटन दबाते हैं, मशीन रेडी हो जाती है। मशीन रेडी करने के बाद में हम उस साइड से मिल्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अपना पहले अपन ने खाना डाला, खाना डालने के बाद में अपन ने मशीन लगाई मिल्किंग की। तीनों गाय की मिल्किंग खत्म होते ही इन सबका फीडिंग भी हो जाता है और मिल्किंग भी हो जाती है। ठीक है। मिल्किंग करने के बाद में अपन यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, राउंड लगाते हैं और कुछ टाइम बच्चों के साथ खेलते हैं, इनको भी फीडिंग करवाते हैं, इनको दूध पिलवाते हैं आराम से। और उसके बाद में ध्यान रखते हैं कि जैसे रात को ठंडी हवा चलेगी, जैसे भी ठंडी का सीजन है तो ये पर्दा जो है ग्रीन मेटी और इसके साथ में बरसाती भी लगाई हुई है, इसको पूरा नीचे गिरा ताकि ठंडी हवा अंदर ना है। उसके बाद ये सारा काम निपट के और उसके बाद हम पूरा दिन फ्री रहते हैं क्योंकि पानी अनलिमिटेड है और खाना सुबह लगा हुआ है। पूरा दिन गाय 10 बजे तक खाना खत्म करके अपना आराम से जुगाली करती है, पूरा दिन बैठती है, जितना पानी पीना होता है पीती है। उसके बाद फिर जो शाम को टाइम होता है तो 5 बजे हम वापस फार्म पे आ जाते हैं। 5 बजे सुबह से शाम तक जो भी गंदगी हो उस गंदगी को साफ़ कर देते हैं और फिर से वही जो रूटीन होता है कि सफाई करते हैं। अगर मैं टाइम और फाइनल टाइम की बताऊं तो सुबह, क्योंकि रात भर में थोड़ी गंदगी ज़्यादा हो जाती है, साफ़ करने में सुबह अपने को 1 घंटा लगता है और शाम को 50 मिनट में अपना सारा काम हो जाता है। ठीक है जी। तो अब मेरे को थोड़ा सा आप ये बताइए कि कोई नया फार्मर अगर आना चाहे जी, तो हमने ये तो पूरा वीडियो ही यही कवर किया है कि भाई नया आदमी कैसे फार्म को स्टार्ट कर सकता है, कैसे चलाएंगे। लेकिन लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कोई आना चाहता है तो कैसे आ सकता है युवा, उसके बारे में आप मैसेज, जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैसेज। युवा अगर मेरी बात मान रहे हो तो आप, जैसा कि भैया ने स्टार्टिंग में बोला था कि जॉब के पीछे भाग रहे हो, जॉब में स्केलेबिलिटी नहीं है, आप कहीं ना कहीं जाके 20, 25, 50, 60, 70 हज़ार की नौकरी पे कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जितनी गाय रखनी उतनी रख सकते हो, जितनी आप मेंटेन करनी कर सकते हो। आपसे मिल्किंग नहीं हो रही, मशीन लगा के मिल्किंग कर लो। आप अगर आप थक गए हो तो एक लेबर एक्स्ट्रा रख लो, सब काम हो सकता है। स्केलेबिलिटी अनलिमिटेड है, जितना स्केल करना चाहो उतना कर सकते हो। दूसरी चीज़, अच्छी ट्रेनिंग के साथ घुसो। अगर आपके पास में बैकग्राउंड नहीं है डेयरी का तो हर स्टेट में गवर्नमेंट द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, आप जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो या तो फिर आप किसी का फार्म विजिट करो। उसके बाद में अच्छी ब्रीड लेके आओ, अच्छे एरिया से लेके आओ। यही जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें युवा के लिए सीधा मैसेज ये है कि कोई ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, आप स्टार्ट कर सकते हो। छोटे कैपिटल से घुसने की गलती मत करना कि 50,000 के साथ घुस जाऊंगा, 1 लाख से घुस जाऊंगा और 1 साल में 2-3 लाख कमा लूंगा। आपको एक अच्छा सेटअप बना के घुसना है। अच्छी जगह जा रहे हो, अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो तो फीस देते हो, उसी प्रकार से डेयरी फार्म को फीस दो।
ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आने देगी। इन गायों को आप लेके आ रहे हो तो एज अ सब्जेक्ट मत लेके आओ, इनकी सेवा करो। जो कि मैं बोल रहा हूँ कि इनके साथ हमको रोज टाइम बिताना पड़ता है, इनके साथ खेलना पड़ता है। तो इनको ह्यूमन इमोशन के साथ साथ एक अच्छे बिजनेस के रूप में देखो और अच्छा मार्केट ढूंढ के अच्छी तरीके से मिल्क सेल करो और बाय प्रोडक्ट बनाओ। इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि यार ख़राब दूध बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी आपको समर्थन करेगी एक अच्छी तरीके से फार्म रन करने के लिए। अच्छा हाइजीन मेंटेन करो और हमारे साथ जुड़े रहो डेयरी विद रूमर्स जी। तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि हमने सारी चीज़ें बताई जी, लेकिन मेन चीज़ आती है कि जब हम आपने 3 गायों से स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसके लिए हमें कॉस्टिंग कितनी आती है? मशीनों के लिए, फीड के लिए स्टार्टिंग में, गायों की कॉस्टिंग है, स्ट्रक्चर के लिए, वो थोड़ा सा हम एक एवरेज कैलकुलेशन ब्रेक डाउन कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले हमने गाय परचेस की है 2, तो 2,20,000 की हमको गाय पड़ी है, ठीक है। 1,10,000 की एक गाय, हाँ। उसके बाद में आपको बेसिक चीज़ चाहिए होगी शेड, तो शेड आपको आराम से 40,000 में नॉर्मल आपको शेड बन सकता है अगर आप अच्छी तरीके से 10 गायों के लिए। हाँ, 10 गायों के लिए 40-50,000 में आपको शेड अच्छा सा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको डीपीसी करनी है तो चलेगा। नीचे अगर सॉफ्ट सरफेस भी है तो एक अच्छी स्लोपिंग करके आप मेटी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेटी से आपको यूज़ करनी है। उसके बाद में आपको जो ये कुंडी बनानी है, ये हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनवाई है, और ना लोग जो है ड्रम काट के यूज़ करता है, आपको बहुत सारी जगह दिख जाएगा। तो काफ़ी छोटी इन्वेस्टमेंट में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन जो है आप पैसा बचा रहे हैं आपको, तो आप कुंडी में बचा लेना, पानी में अनलिमिटेड करना करके आप मैनुअली कर लेना। लेकिन अच्छी ब्रीड के ऊपर पैसा बचाने से कोई मतलब नहीं है। अच्छी ब्रीड मिले तो आप अच्छी ब्रीड के ऊपर खर्चा करो और अच्छी ब्रीड लेके आओ, ठीक है जी। उसके बाद में मशीनों वगैरह में हम बात करें तो एक तो चीज़ हमें कुट्टी मशीन तो चाहिए ही चाहिए। जी जी जी। आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो कुट्टी मशीन तो आपको सबसे पहले चाहिए। हाँ, अगर आपके पास में ग्रीन फोल्डर की व्यवस्था नहीं है तो हो सकता है आप साइलेज मंगवा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में खेत है, ग्रीन फोल्डर है, पर साइलेज के ऊपर भी डिपेंडेंसी खराब है, नहीं रह सकते। आपको ग्रीन फोल्डर तो आपको अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप 2 गायें कर रहे हैं, 3 गायें हैं, तो आप अगर पूरा रॉ मटेरियल बाहर से ही परचेज करते हैं तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। सही बात है। हमने काफी डेयरी फार्म में देखा जब पूरा साइलेज आता है, फिर बड़े डेयरी फार्म है, फिर भी उनका यही कहना है कि हमें ग्रीन फोल्डर तो हमारा खुद का चाहिए, चाहे वो अगर उनके पास खेत नहीं है, वो दूसरे खेत लीज पे लेके, कॉन्ट्रैक्ट पे लेके ग्रीन फोल्डर का प्रोडक्शन करके डेयरी फार्म में लाते हैं। पर ग्रीन फोल्डर तो चाहिए। हो सकता है कि हमें कम मिले, कम प्रोडक्शन करें, लेकिन ग्रीन फोल्डर तो चाहिए ही है, क्योंकि उसके बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ड्राई फोल्डर भी चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन फोल्डर आप उगाए, और ग्रीन फोल्डर में आप, मेरी एक और एडवाइस ये रहेगी कि ग्रीन फोल्डर में आप अच्छी घास का चुनाव करें, क्योंकि अच्छी घास का चुनाव करने से आपको एक लिमिटेड मात्रा में प्रोटीन मिल ही जाता है। जैसे अपने पास में ताइवान सुपर जायंट लगी हुई है और ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर लगी हुई है, दोनों घास के अंदर 15 से 18% प्रोटीन होता है, तो वो गाय को आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो एक तो कुट्टी मशीन, कुट्टी मशीन के बाद में हमारी आती है मिल्किंग मशीन। तो मिल्किंग मशीन हमारी क्या रेंज में मिल जाती है? मिल्किंग मशीन ये जो है 25 लीटर की है, और ये 8 से 10 गाय के लिए हमने अभी स्टार्टिंग में लिया, क्योंकि हमारा उतना ही टारगेट है अभी। तो ये अपने को पड़ी थी 22,500 की। उसके अंदर अपने को पूरी मिल्किंग मशीन मिली है, और सफाई का इक्विपमेंट मिला है, और ऑयलिंग की एक जो है केन मिली है, और इससे आराम से आप 1 घंटे के अंदर 8 पशु की मिल्किंग आराम से कर सकते हो, ठीक है। और लगभग 20 से 25,000 की हमें कुट्टी मशीन मिलेगी। हाँ, आपको नहीं, अभी सस्ती हो गई है क्योंकि काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, तो आपको ये 18 से 22,000 के अंदर आराम से मिल जाएगी, ठीक, विद मोटर, ठीक है। तो लगभग 20,000 में तो आपकी कुट्टी मशीन हो गई जी। 22 से 23,000 में आपकी मिल्किंग मशीन मिल जाएगी, और आपका 40 से 50,000 में जो कंस्ट्रक्शन है वो शेड हो जाएगा। अगर जैसे कोई चाहता है कि मुझे तो अपना नीचे भी सरफेस है वो भी कंक्रीट का करवाना है, कुंडी साथ में बनवानी, तो इसमें लगभग कितनी कॉस्ट आएगी? ये आपको ये कुंडी और डीपीसी करके आपको 60,000 और लगेंगे, ठीक है। 60,000 तो ये हो गया, लगभग 50,000 हो गया, 1,10,000 ये, और लगभग 50,000 में कुट्टी मशीन और आपकी मिल्किंग मशीन, ठीक है। तो ये हो गया लगभग 1.5 लाख के आसपास का, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या अभी ठंड में स्टार्ट किया है, तो फ्यूचर में और खर्चा आने वाला है, और वो भी एडन कर देता हूँ मैं कि यहाँ पर पंखे लगेंगे, स्विच हमने छोड़ रखे, तो पंखे लगाने वाले यहाँ पर 3 पंखे और लगेंगे। उसके बाद अपने को यहाँ पर फोगर लगेगा, फोगर किट लगेगी जो पूरी ऑटोमेटिक होगी, अपने हिसाब से चलेगी गर्मी के हिसाब से, और एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, ठीक है जी। तो लगभग 20 से 25,000 30,000 का मैक्सिमम ये कॉस्ट, हाँ 20,000 की वो कॉस्टिंग और आएगी अपने को, तो लगभग 1,70,000 1,80,000 हो गया। उसके बाद में एक चीज़ है हमारी, नीचे हम जो मेट लगाते हैं वो, तो ये एक एवरेज कितनी कॉस्ट में आती है? ये मेट हमने स्टार्टिंग में ली थी, तो हमको स्टार्टिंग में थोड़ा महंगा पड़ा था, 1,500 रुपये, लेकिन अभी जब हमने इन 2 गायों के लिए मेटी ली है तो ये हमको 1,250 रुपये की मिली है। 1,250 में ये मेटी अभी
काफ़ी अच्छी चल रही है। उसके बाद में हम सोच रहे हैं अपग्रेड करने का, क्योंकि हमको लगता है कि अब जब प्रॉफिटेबल हो गए तो अभी इसको रबर मेटी में प्रॉफिट करेंगे। उसमें एक ये होती है कि उसका सर्फेस थोड़ा अच्छा आता है और गाय को बैठने में बहुत कम समस्या होती है। तो रबर मेटी अगर आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये मेटी ले सकते हो। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, 5-6 महीने में आपने चलाया, प्रॉफिटेबल हो, तो आप फिर अपग्रेड कर सकते हो। 2 से 5 हज़ार का खर्चा ये होगा जी। तो लगभग अगर अच्छे तरीके से हम चलाना चाहते हैं, फार्म को अच्छे से एक बार बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर मशीनरी वगैरह, तो 1.5 लाख से 2 लाख का हमारा ये मतलब खर्चा आने वाला है। पर इसमें एक चीज़ ये हो गई कि ये हम जो सेटअप बना रहे हैं ये पूरा 10 गायों के लिए है। जी जी जी। तो ये मतलब ये जो कॉस्टिंग है ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई हमारी। तो ये 10 गाय तक, अगर 10 गाय भी आप बढ़ाएंगे तब तक आपको इसमें अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं। कुट्टी मशीन वही चल जाएगी, मिल्किंग मशीन वही चल जाएगी, स्ट्रक्चर आपने पूरा ही हमने 10 गायों के लिए मतलब सेट किया है। सिर्फ उसके बाद में कॉस्टिंग बढ़ेगी जो गायों की और फीड की कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो अब जैसे अब 3 गायों को मतलब पाल रहे, 3 गायों से अगर हम बात करें मंथली अर्निंग की, तो क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में आपने यही बताया था, मैंने भी स्टार्टिंग में यही कहा कि आपको 4 से 6 महीने के बाद में उसमें गायें बढ़ानी है। तो हम 6 महीने तक अगर 3 गायें या 2 गायें रखते हैं तो 2 गाय से मंथली कितना प्रॉफिट ले पाएंगे? क्या हम उसी प्रॉफिट को हम जोड़ के 6 महीने बाद एक और गायें ऐड कर सकते हैं? उसके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन। तो मैं रफली बता देता हूँ। 3 गाय में से 1 गाय का दूध समथिंग पूरा घर पे इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि अपन किसान हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए वो दोनों गाय हैं जिनसे कि हम अभी पूरा रॉ डाटा निकाल रहे हैं। तो अभी अपनी इन दोनों गाय का 10 मतलब 3 पेमेंट के रूप में अपन ने इस महीने का पेमेंट रिसीव किया है। ठीक है। तो समथिंग अगर अपन रेवेन्यू अगर मैं बात करूँ तो 25,000 का रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है। 25,000 के रेवेन्यू में से अपन खर्चा काट ले तो अभी क्योंकि इनिशियल स्टार्ट है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लानी पड़ रही है, तो 60% 65% अपना खर्चे में जा रहा है। ठीक है। तो उसको हटा दे तो मैं मान के चलता हूँ कि 40% अपना मार्जिन है। ठीक है। तो अगर 25,000 का पेमेंट इस बार रेवेन्यू में अपने को मिला है कि हाँ मिला है, तो अपना उसके अंदर से मान के चलो आप 12,000 रुपये प्रॉफिट है जी। तो अगर अब मैं 6 महीने इनके साथ कंटिन्यू करूंगा तो मेरा हो सकता है कि मैं एक गाय और ऐड कर दूं इसके साथ में। ठीक है जी। तो ऐसे करके हम 1 साल 1.5 साल अगर इसमें काम करेंगे, 2 साल के बाद में हम प्रॉफिट में आ जाएंगे जी। और अगर अच्छी ब्रीड यूज कर रहे हो तो वैसे भी आपके हर साल में एक बच्ची मिल रही है, वो 2 साल में मैच्योर हो रही है। तो डेयरी फार्म में तो यही है कि जब तक आप ब्रीडिंग नहीं करोगे, खुद की गाय तैयार नहीं करोगे, तब तक आप उसको प्रॉफिट में नहीं जा सकते। क्योंकि जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं वो सबका यही है कि हम 2 साल तक हमने गायें लेके आए, लेकिन हम सक्सेस तभी हुए जब हमने खुद की बच्चियां तैयार की, ब्रीडिंग के ऊपर काम किया। क्योंकि ये है कि जैसे आपने 4 साल 5 साल इसमें काम किया तो आपकी 2 से 4 गायें, मतलब आपके पास 10 गायें हैं तो 6 आप अगर बछड़ियां तैयार करते हैं तो उसमें 3 से 4 बच्चे आप मतलब बछड़ियां दूसरों को सेल कर सकते हैं, 2-3 आप अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसका जो वो प्रॉफिट है 1,10,000 के हिसाब से आपने सेल की, तो अगर 3 गायें आप अगर साल की बचत सेल करते हैं तो लगभग 3 लाख का ये मतलब साल का एक अलग से प्रॉफिट हो गया जी। तो वो मतलब दूध अगर आपका अगर चलता भी रहा तो भी मतलब ये एक अलग से प्रॉफिट, वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट वही है डेयरी इंडस्ट्री में। अगर अच्छा किसान आपसे लेना चाहता है और अच्छी शुरुआत करना चाहता है तो आप उसको अच्छी प्राइस में अपनी गाय सेल कर सकते हो जी। तो सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी जी सर। उसके लिए आपका हमारी तरफ से और जो किसान भाई आपके इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट में एक चीज़ और बता दीजिए कि अगर जैसे आप इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं जी सर, तो कोई डेयरी फार्मर है वो चाहता है कि मुझे डेली की अपडेट मिले, तो कैसे आपके मतलब इंस्टाग्राम ID को देख सकता है, यूट्यूब पे कैसे कर सकता है, वो भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। डेयरी विद रूमर से हमारा इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब तीनों जगह चैनल है। वहाँ पर पिछले 44 दिन से डेली वीडियो आ रही है। जहाँ से स्टार्ट किया बेस बनाना, कोई भी चीज़ ऐड करना और कोई भी एक्सपेरिमेंट करना, सभी हमने अपने यारों दोस्तों और हमारी ऑडियंस को बताया है और आगे भी बताते रहेंगे। और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है और यही उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोग सीख रहे होंगे और हो सकता है हमको सिखा रहे होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे साथ। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप एक डेयरी फार्म को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर जो भी हम वीडियो लेके आते हैं उन वीडियो में यही होता है कि आप डेयरी फार्म को कैसे चला सकते हैं, उनमें से कैसे प्रॉफिट मिलता है, कैसे रन होता है। लेकिन ये चीज़ आज हमारे लिए भी बिल्कुल नई थी कि कैसे हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तो नई शुरुआत कैसे करेंगे, उसके लिए हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।